नमस्ते दोस्तों, आज हम सभी अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसका अब यहाँ पे ये सेकंड वीडियो है। अपने सभी हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे कि फ़िलहाल हम यहाँ पे जो नर प्रजनन तंत्र होता है हमें वनस्पतियों में देखने को मिलता है, हम इसकी संरचना का अपने फ़िलहाल वर्णन कर रहे हैं। अगर अपने सभी हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें कि अब वनस्पतियों में जो उसका पुंकेसर होता है तो ये किस तरह का होता है ना। तो वनस्पतियों में अब यहाँ पे इसके पुंकेसर में सबसे ऊपर की तरफ हमें अब यहाँ पे इस तरह से ये देखने को मिलते हैं पराग कोश। ठीक, तो वनस्पतियों में सबसे पुंकेसर में सबसे ऊपर की तरफ हमें इस तरह की द्विपाली और चतुष्खंडीय संरचना हमें देखने को मिलती है, और इस द्विपाली एवं चतुष्खंडीय संरचना को हम यहाँ पे पराग कोश कहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे इसकी ये जो तंतु में संरचना होती है इसको हम यहाँ पे पुं तंतु के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में ये परागकोश एवं पुतंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये जुड़े हुए किसके द्वारा होते हैं तो ये जुड़े हुए होते हैं यहाँ पे एक तरह का संयोजी ऊतक होता है जिसे हम योजी अथवा संयोजी ऊतक के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। तो इस तरह से ये पूरी जो संरचना होती है तो वो होता है हमारा पुंकेसर, है ना। तो पुंकेसर में सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें द्विपाली एवं चतुष्खंडीय संरचना देखने को मिलेगी, और इस द्विपाली एवं चतुष्खंडीय संरचना को हम कहेंगे परागकोश। फिर इसी के बाद हमें अब यहाँ पे देखने को मिलेगा योजी, और ये वाले जो योजी ऊतक होते हैं ये हमारे पुंतंतु एवं परागकोश को आपस में जोड़ के रखने का कार्य करते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे याद रखेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम फिलहाल अपने आज के क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं कि परागकोश की संरचना अथवा लघु बीजाणुधानी की संरचना। जिस तरह से हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे जो पराग कण होते हैं वनस्पतियों में पाए जाते हैं इन्हें हम लघु बीजाणु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है लेकिन इनका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है। तो इसी तरह से जहां पे पराग कण बनते हैं उस स्थान को हम यहाँ पे कहेंगे लघु बीजाणुधानी अथवा परागकोश। तो हमारे पराग कणों का निर्माण हमारे परागकोश के अंदर अब यहाँ पे देखने को मिलता है। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हमारा जो परागकोश है ये 2 पालियों तथा 4 खंडों में विभाजित है, तो अपने याद रखें कि अगर हम अपने परागकोश को इस तरह से कट करते हैं तो इस तरह से कट करने के बाद हमें एक ये इस तरह की संरचना अब यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस संरचना में अगर हम सभी अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो परागकोश है तो अब यहाँ पे ये इस तरह से मध्य से बटा हुआ है। साथ ही साथ में अपने हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा जो परागकोश है इसके अंदर हमें अब यहाँ पे प्रत्येक पालियों में ये इस तरह से 2 खंडों में विभाजित होगा, और यहाँ पे हम जो ये राउंड स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके अंदर पाए जाते हैं जनन ऊतक। इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे जनन ऊतक, और ये जो जनन ऊतक होते हैं इन्हीं का काम होता है अब यहाँ पे पराग कणों का निर्माण करना। इन्हीं के अंदर अर्धिकर्ण विभाजन होगा और ये आगे जाके पराग कणों का निर्माण करेंगे। अर्थात इन जनन ऊतकों के अंदर हमें जो कोशिका देखने को मिलती है तो ये होती है हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो इसे हम यहाँ पे इंग्लिश में पोलन मदर सेल के नाम से भी हम जानते हैं। तो हमारे जनन ऊतकों में पोलन मदर सेल अथवा लघु बीजाणु मात्र कोशिका हमें अब यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका अब यहाँ पे पाई जाएगी हमारे जनन ऊतकों के अंदर, और जिनके अंदर अर्धिकर्ण विभाजन होगा, और यह अर्धिकर्ण विभाजन करने के बाद आगे जाके पराग कणों का निर्माण करेंगे। तो इतनी चीजें हम यहाँ पे याद रखें। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें कि जैसे ये जनन ऊतक हैं जो कि परागकोश में पाए जाते हैं तो इनको अत्यधिक मात्रा में अब यहाँ पे सुरक्षा की अब आवश्यकता होगी। तो ये सुरक्षा इन्हें प्राप्त कहाँ से और कैसे होती है, तो हम सभी अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे कि इन्हीं जनन ऊतकों के बाहर हमें अब यहाँ पे 4 परतें जो होंगी वो देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं के बाहर हम यहाँ पे ये इस तरह से, जैसे ये जनन ऊतक है तो इसके बाहर हमने एक ये परत बना दी। फिर इसी के साथ ही साथ अब यहाँ पे दूसरी 3 परतें जो होंगी वो हमें अब यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
ठीक, तो ये इसी तरह की संरचना हम पूरी ड्राइंग में अपने ड्रॉ कर देंगे। देखिए, तो अब यहाँ पे जो सबसे बाहर की परत है हम इसे कहते हैं बाह्य त्वचा। सबसे बाहर की परत को हम क्या कहेंगे? हम इसे बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस जो होता है हम इसे कहते हैं। फिर इसके बाद की जो परत होती है दूसरी, तो इसे हम एंडोथीशियम कहते हैं। एंडोथीशियम, ठीक, ये जो एंडोथीशियम होता है इसी के नीचे हमें अब यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे परत देखने को मिलेगी इसे हम यहाँ पे मध्य परत के नाम से जानते हैं। मध्य परत। और इसी तरह से अगर हम देखें तो मध्य परत के बाद हमें अंदर की तरफ जो आखिरी परत देखने को मिलती है इसे कहा जाता है टैपेटम। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी संरचना कि जिसमें सबसे बाहर की तरफ हमें देखने को मिलेगी बाह्य त्वचा, उसके बाद दूसरे स्तर पे देखने को मिलेगा एंडोथीशियम, फिर हमें देखने को मिलेगी मध्य परत और मध्य परत के नीचे ही हमें यहाँ पे देख सकते हैं टैपेटम, है ना। तो ये वाला क्रम जो होगा ये हम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हर बार जब भी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हमसे ये क्रम जो होता है वो भूल जाता है, और हम कौन सा क्रम भूलते हैं वो भी याद रखें। तो यहाँ पे ये जो एंडोथीशियम और जो मध्य परत का जो क्रम है ये हम हमेशा भूल जाते हैं। तो ये वाली चीज को अपने याद रखेंगे कि सबसे बाहर होगी हमारी बाह्य त्वचा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एंडोथीशियम, तीसरे नंबर पे मध्य परत और जो चौथा नंबर होगा इसमें हमें देखने को मिलेगा टैपेटम। और यहाँ पे हमको इन परतों के कार्य याद रखने हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कार्य याद रखेंगे टैपेटम का। तो टैपेटम का कार्य क्या? तो टैपेटम जो होता है तो ये हमारे जनन ऊतकों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। हमारे जनन ऊतकों को पोषण प्रदान करना, ये कार्य होता है हमारे टैपेटम की परत का। और इसी के बाहर यहाँ पे जो एंडोथीशियम तथा मध्य परत होंगी इनका कार्य क्या? तो ये पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती हैं या फिर पराग कोश के स्फुटन में मदद करती हैं। तो यहाँ पे इनका कार्य होगा क्या? तो पराग कोश के स्फुटन में मदद करना। अब यहाँ पे अपने अच्छे से ध्यान देंगे कि स्फुटन का मतलब क्या? स्फुटन में मदद करना या फिर सहायता करना। देखिए, तो यहाँ पे पराग कोश के स्फुटन का मतलब क्या है? अब जैसे कि हमारे पराग कोश के अंदर पराग कण का निर्माण हो रहा है, कुछ समय बाद क्या होगा कि जब ये परिपक्व हो जाएंगे, पराग कणों का निर्माण अब यहाँ पे पूरा होगा, तो हमारे जो पराग कोश होंगे तो अब यहाँ पे टूट जाएंगे। और जब भी ये टूटेंगे तो उस समय पे हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे कि यहाँ पे जो एंडोथीशियम तथा जो मध्य परत होती है तो ये उसके स्फुटन में अब यहाँ पे सहायता करती हैं, मदद करती हैं। और सबसे बाहरी परत है बाह्य त्वचा, और हमें हमेशा याद रखना है कि किसी की भी बाह्य त्वचा हो उसका कार्य अब यहाँ पे होता है रक्षण करना। तो यहाँ पे इसका कार्य हम यहाँ पे याद रख लेंगे, रक्षण करना। तो इस तरह से ये जो हमारे पराग कोश की संरचना है इसके अंदर हमें इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, और यहीं पे अपने याद रखेंगे कि हमारे जो जनन ऊतक होंगे इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा कौन सा विभाजन? तो इनके अंदर होगा अर्धीकरण विभाजन, और इस अर्धीकरण विभाजन के द्वारा ये अब यहाँ पे निर्माण करते हैं पराग कण का, पराग कण का निर्माण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारे जो जनन ऊतक होते हैं ये 2n प्रकार के होते हैं। जब इनके अंदर अर्धीकरण विभाजन हो जाएगा तो ये n प्रकार के पराग कणों का निर्माण करते हैं। 2n प्रकार मतलब द्विकीय और n प्रकार मतलब एककीय। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे 2 गुनी होती है, यहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं। एक बार जरा हम यहाँ पे फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमें कितना और क्या लिखना है। तो इसमें अपने अच्छे से याद रखेंगे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पराग कोश की संरचना अथवा लघु बीजाणुधानी की संरचना, और इस संरचना के बारे में हम यहाँ पे याद रखेंगे कि ये द्विपाली एवं चतुष्खंडीय संरचना होती है। मतलब कि ये 2 भागों में बटी हुई है, 2 पालियों में, और प्रत्येक जो पालियां हैं उनके अंदर हमें 2-2 खंड जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये द्विपाली एवं चतुष्खंडीय संरचना है। इस संरचना के अंदर हमें
अब यहाँ पे प्रत्येक खंड में जनन ऊतक देखने को मिलते हैं और ये जो जनन ऊतक होते हैं इनका कार्य होता है कि ये पराग कणों का निर्माण करते हैं अर्धिकर्ण विभाजन के द्वारा, और इनके अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसे हम कहते हैं पॉलन मदर सेल्स। ठीक, इसी के बाद अब हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि जनन ऊतकों के बाहर हमें देखने को मिलती है टैपिटम की परत, और ये जो टैपिटम की परत है इसका कार्य होता है जनन ऊतकों को पोषण प्रदान करना, मतलब कि ये हमारे पोलन मदर सेल्स को पोषण प्रदान करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे ध्यान देंगे इसके बाहर की जो परत है जैसे कि मध्य परत एवं एंडोथेशियम, इनका कार्य होता है पराग कोश के स्फुटन में सहायता करना, और अंत में आती है हमारी बाह्य त्वचा जिसका कार्य होगा पराग कोश को रक्षण प्रदान करना। तो इस तरह से हमने अब यहाँ पे इसकी जो संरचना है इसे हमने पढ़ा।